भाई यार, जिन्होंने इसका पहला पार्ट अभी तक नहीं देखा है उन्हें मैं रिकमेंड करूंगा कि जाकर पहले उसे देखो। यह स्टोरी आप लोगों को डिसपॉइंट नहीं करने वाली। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों में है। और जिन्होंने पहले ही इसे ऑलरेडी देख रखा है उन्हें ज्यादा बोर ना करते हुए चलो शुरू करते हैं। यह कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पर खत्म हुई थी। मीटिंग में बैठी व्हाइट ड्रैगन मर्चेंट ग्रुप की तीसरी बेटी सोच रही थी, मेरी माँ अपनी सब कुछ मेरे बड़े भाई को सौंप कर रिटायर हो गई है, जिन्होंने उनके नक्शे कदम पर शुरुआत से ही चला था और अपनी फैमिली से भी अधिक महत्व व्हाइट ड्रैगन मर्चेंट ग्रुप को दिया। यदि मेरी माँ वे आज इस मीटिंग में आई है तो यह कोई सामान्य बात नहीं है। तभी टाइटाई अपने सबसे बड़े बेटे लीडर को कहती है, तो तुम बता रहे हो कि यूनान की हवा कुछ अजीब हो गई है। तो वो बंदा कहता है, हाँ माँ सही कहा, जबकि उधर अभी भी यूनसोन सोच रही थी। यूनान, जहाँ तक मुझे याद है उस एरिया का ब्रांच बहुत दूर पड़ता है और उसे मेंटेन करना भी बहुत मुश्किल है। लेकिन जयमुंग ने हार नहीं मानी, उसने अपनी जान लगा दी 7 साल तक वहाँ ब्रांच को एस्टेब्लिश करने में और उसे ग्रो करने में। जयमुंग जो तीसरा बेटा होता है वो कहता है, मैं खुद यूनान का ट्रिप करूंगा माँ, आप चिंता मत करिए। तो उसे रोकते हुए बड़ा बेटा यानी कि लीडर कहता है, नहीं माँ, अगर जयमुंग अभी जाता है तो इससे हमारे मर्चेंट ग्रुप पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, किसी और को भेजना बेहतर होगा। जिस पर जयमुंग कहता है, लेकिन बड़े भाई मैंने खुद उस एरिया में ब्रांच को एस्टेब्लिश किया है, इसके अलावा यूनान को मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता, कृपया करके मुझे जाने दीजिए। ये सुन बड़ा बेटा अपनी माँ की ओर देखते हुए सोचता है, मैं समझ सकता हूँ तुम कैसा महसूस कर रहे हो, साथ ही मैं यह भी जानता हूँ कि तुम इस काम के लिए एकदम सही आदमी हो, लेकिन यह अनुमान लगाना बहुत ही मुश्किल है कि यूनान में आगे क्या होने वाला है, किसे पता यह कितना खतरनाक होगा। खैर यह बात मैं अभी माँ के सामने जोरों से नहीं बोल सकता, चाहे फिर वह हमेशा से हमारी ड्यूटी को असाइन करने में निष्पक्ष रही हो या नहीं। इसी तरह वहाँ मीटिंग में बहस हो रही होती है। कोई कहता है, लीडर, यूनान में शायद स्कॉलर ऑफ 100 फील्ड ल्यूसियन को इस काम के लिए भेजना सही होगा। वह अपने फैसले को तेजी से लेने के साथ स्ट्रेटेजी बनाने में भी स्किलफुल है। जिस पर दूसरा कोई कहता है, मुझे लगता है कि जयमुंग को भेजना ठीक रहेगा। वहीं तीसरा बेटा कहता है, हेवनली हॉर्स के मैटर के बारे में क्या ख्याल है, उनके पास काफी स्ट्रेंथ है पर हाँ वो तेज तरार नहीं है। उन सभी की बातों को सुन टाइटाई कहती है, जयमुंग। तो वो बंदा कहता है, हाँ माँ बोलिए। टाइटाई कहती है, क्या तुम सच में वहाँ जाना चाहते हो। जिसे सुन जयमुंग बताता है, जैसा कि आप जानती हैं माँ, यूनान को मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता, इसलिए मैं वहाँ जाने के लिए सही हूँ। टाइटाई जिसको सुन कहती है, बॉडीगार्ड हांग, हाँ वही अंकल हांग एक भरोसेमंद आदमी है, इमरजेंसी के केस में हम उसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखना जयमुंग, यूनान का माहौल ठीक नहीं है। वो बंदा कहता है, मैं इसे याद रखूंगा माँ। जिसके बाद अगला सीन काफी देर बाद का होता है, जहाँ पर सभी लोग मीटिंग के बाद चले गए होते हैं, जबकि वहीं टाइटाई अपने बड़े बेटे के साथ बैठी कह रही थी, क्या तुम जयमुंग की चिंता कर रहे हो। तो लीडर कहता है, सच कहूँ तो हाँ मुझे हो रही है, पर मुझे इससे भी ज्यादा जो परेशान कर रहा है वो है यूनान का एग्जैक्ट सिचुएशन ना पता होना। टाइटाई कहती है, मैं भी इसे लेकर परेशान हूँ, लेकिन ग्रुप का लीडर ही फैमिली पर खतरा होने पर पीछे हट जाएगा तो कोई भी व्हाइट ड्रैगन मर्चेंट ग्रुप के प्रति वफादार नहीं रहेगा। ऐसे समय में ग्रुप के उत्तराधिकारी को एग्जाम्पल सेट करने की आवश्यकता है। जिस पर लीडर कहता है, मैं इस बात को जानता हूँ माँ। तो टाइटाई कहती है, जयमुंग अच्छा काम करेगा, तुम चिंता मत करो, उसे जाने दो और बॉडीगार्ड हांग को अपने रास्ते पर भेज दो। लीडर कहता है, ठीक है माँ, जैसा आप चाहें। अगले सीन में हम उसे मीटिंग के बाद कहीं पर जाते हुए देखते हैं, जहां वह अपने मन में सोच रहा था, बॉडीगार्ड वांग उनके बारे में कुछ खास नहीं है और ना ही उनकी फाइटिंग स्किल आउटस्टैंडिंग है, तो फिर उसके पास क्या ऐसा है जो माँ उस पर इतना भरोसा करती है। इसी तरह वह सोचते हुए ट्रेनिंग प्लेस पर पहुंच जाता है, जहाँ पर कोई कह रहा था, अपने कंधे पर और बल लगाओ, केवल अपने इंटरनल एनर्जी को फ्लो करने पर फोकस मत करो, इससे अपने बाहरी एनर्जी के साथ इंटीग्रेट करना अधिक जरूरी है। पर वो बच्चा अच्छे से नहीं कर पा रहा होता है तो वह दोबारा कहता है, अरे मैंने तुमसे क्या कहा है, इसमें और अपनी ताकत लगाओ और अपनी मूवमेंट को सॉलिड करो। साथ ही वह सोच रहा था, यह बच्चा, इसे काफी लंबा सफर तय करना होगा। तभी उसके पीछे लीडर आते हुए कहता है, बॉडीगार्ड हुआंग। हुआंग पीछे मुड़ कहता है, ओह लीडर आप हैं। इसी के साथ सीन चेंज होता है और हम उसे कहीं पर जाते हुए देखते हैं, जिसके दूसरे सीन में वह टाइटाई के सामने होता है और उससे कह रहा था, क्या आपने मुझे मिलने के लिए कहा था मैडम टाइटाई। तो टाइटाई कहती है, चलिए पहले बैठ जाइए,
जाइए बॉडीगार्ड हुआंग और बताइए आप कैसे हैं। हुआंग कहता है आपका शुक्रिया, जितना मैं डिजर्व करता हूँ उसके हिसाब से मैं अच्छे से जी रहा हूँ। टाइटा जिसको सुन कहती है यह सुनकर मुझे राहत मिली, मैं हमेशा आपका ग्रेटफुल रहूंगा बॉडीगार्ड हुआंग। तो हुआंग कहता है आप काफी काइंड पर्सन हैं, वैसे मुझे यहाँ पर किस बारे में बात करने के लिए बुलाई है आपने। जिसे सुन टाइटा कहती है मेरा तीसरा बेटा जल्द ही यूनान की यात्रा करने जाने वाला है, उसने वहाँ पर हमारी एक ब्रांच को एस्टेब्लिश किया है, इसलिए वह इसे लेकर बहुत रिस्पॉन्सिबल है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप उसके साथ जाएं, क्योंकि 7 साल पहले जब ह्यूम खतरे से बाल बाल बचा था और 5 साल पहले जब मैं मरने के कगार पर थी तब भी आप हमारे साथ थे। आप एक भाग्यशाली पर्सन हैं, ऐसा लगता है कि मानो जैसे आपके पास डेंजर सिचुएशन पर काबू पाने की क्षमता है, क्योंकि मेरा मानना है कि किसी का भाग्य भी एक स्किल होता है। तो प्लीज मुझ पर उपकार करिए बॉडीगार्ड हुआंग। उसके इतना बोलते ही दोबारा सीन चेंज होता है और हुआंग को देखते हैं जो कहीं पर जाते हुए सोच रहा था क्योंकि हम 2 हफ्तों में निकलने वाले हैं तो बेहतर होगा कि मैं जल्दी करूं, पर खैर मुंजांग का हार्ड ट्रेनिंग करना जरूरी है, नहीं तो वह दूसरे बॉडीगार्ड के साथ काम करेगा तो कोई भी उसे मार सकता है। वही वो बच्चा रोते हुए कह रहा था यार प्लीज थोड़ी देर तो आराम करने दो। इतने में ही उसकी नजर टूटे हुए कैरेज पर पड़ती है, जिसको देख वह कहता है अरे यार मैंने सुना तो था कि फ्लाइंग बैंडिट्स ने सीमा के आसपास वाले एरिया पर कब्जा कर लिया है, लेकिन अजीब बात यह है कि मैंने उनके साथ एक बार भी सामना नहीं किया है। उधर मैडम टाइटा को भी लगता है कि मैं भाग्यशाली पर्सन हूँ, इसलिए मुझे अपने तीसरे बेटे के साथ भेज रही है। वहीं दूसरी तरफ हम जिन्वो को देखते हैं जो अपने कुछ तैयारी कर रहा होता है। वह सारी लकड़ियों को लाकर एक जगह पर रखता है, साथ ही हम उसके बगल में कई सारे स्वॉर्ड को भी देखते हैं जो कि टूटा हुआ होता है। उसी समय वहाँ पर कोई आते हुए कहता है यंग मास्टर। जिन्वो जिसको सुन स्माइल करता हुआ भागते हुए उसके पास जाता हुआ कहता है अंकल हुआंग। वहीं हुआंग उसे देख सोच रहा था मैं यकीन नहीं कर सकता कि आप 7 साल से अधिक समय से यहाँ रह रहे हैं यंग मास्टर। तभी जिन्वो इसके पास आता हुआ कहता है आप कैसे हैं अंकल हुआंग, मुझे आपकी काफी याद आई। तो हुआंग अपने मन में सोचते हुए कहता है मेरे यहाँ से गए 1 साल भी नहीं हुए, पर मैं देख सकता हूँ आप पहले से अधिक स्ट्रांग यंग पर्सन बन चुके हैं। अगर अब मैं मर भी जाता हूँ तो मुझे कोई पछतावा नहीं होगा। इतना सोचने के बाद वह कहता है मैं ठीक हूँ। जिससे सुन जिन्वो कहता है यहाँ पर आने के लिए आपका शुक्रिया, मैं हमेशा आपका ग्रेटफुल रहूंगा अंकल हुआंग। आपको ठंड लग रही होगी, चलिए अंदर चलते हैं। तो हुआंग कहता है पिछली गर्मियों के बाद आप बहुत बदल गए हैं यंग मास्टर। जिस पर जिन्वो बताता है हाँ पर मुझे अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है, मुझे अभी भी अपनी ट्रेनिंग के प्रति खुद को पूरी समर्पित करना होगा। ये सुन हुआंग कहता है बहुत अच्छे यंग मास्टर। साथ ही वह सोच रहा था हर पर्सन को हर दिन प्रोग्रेस करनी चाहिए, ये कहावत उन पर परफेक्टली अप्लाई होता है। जब भी मैं उनसे मिलता हूँ तो वह अलग दिखते हैं, ऐसा लगता है कि उनका स्किल पहले से ही उस लेवल को पार कर चुका है जिसका मैं अंदाजा भी नहीं लगा सकता। उसी समय जिन्वो कहता है जो भी हो लेकिन आप मेरी उम्मीद से थोड़ा पहले यहाँ पर आ गए हैं, आपको इतनी जल्दी क्या खींच लाई है। तो हुआंग बताते हुए कहता है हाँ आपने सही कहा, मुझे यूनान अचानक ही जाना पड़ रहा है इसीलिए मैं इतनी जल्दी आ गया। जिसे सुन जिन्वो कहता है कहीं यह काम खतरनाक तो नहीं है, मैं आशा करूंगा कि यह कोई सीरियस मैटर नहीं होगा। जिस पर हुआंग बताता है नहीं ये उतना खतरनाक नहीं है और अगर कुछ होता भी है तो मैं खुद को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, इसीलिए आप चिंता मत करिए यंग मास्टर। वैसे वहाँ पर वह कैसी स्वॉर्ड है। जिन्वो उसे देख बताता है यह वह स्वॉर्ड है जिसे मैंने आपके द्वारा दिए गए काले पत्थर के टुकड़े से बनाया है। वह वास्तव में कोई साधारण रॉक नहीं था, उसे इस स्वॉर्ड के आकार में ढालने में मुझे वर्षों लग गए। मैं महसूस कर सकता हूँ इससे आ रही इनक्रेडिबल सेनिस्टर एनर्जी को। पर खैर इससे भी ज्यादा जरूरी चीज मुझे बताइए कि अभी बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है। तो हुआंग उसे बताते हुए कहता है उस दिन के बाद पूरी दुनिया हिल गई। 4 पिलर नॉर्थर्न हेवनली सेक्ट के वो ग्रेट पिलर के रूप में और राइज हुए, जिसके चलते अब हेवनली अलायंस उन्हें काबू में रखने की कोशिश कर रहा है। वहीं साइलेंट नेट अब तक दोबारा सामने नहीं आया, शायद उन्होंने उस दिन के बाद दोबारा खुद को छुपा लिया है, उन्हें अब तक कहीं पर भी नहीं देखा गया। लेकिन हेवनली अलायंस अभी सावधान हो गया है। ये सब बताते हुए उसे काफी देर हो चुकी होती है और अब वह जाने के लिए तैयार होता है। तो जिन्वो उसे कहता है अपना ध्यान रखिएगा अंकल हुआंग। जिसे सुन हुआंग कहता है चिंता मत करिए यंग मास्टर, मुझे तब तक कुछ नहीं होगा जब तक नॉर्थर्न सेक्ट अपनी पुरानी ग्लोरी को दोबारा हासिल नहीं कर लेता। जिन्वो कहता है आपको पता है ना मैं आपका हमेशा आभारी रहूंगा। तो हुआंग कहता है हे भगवान अच्छा ठीक है, आप इसे बार बार बोलना बंद करिए। मैं 3 महीने बाद वापस आऊंगा जब यहाँ स्प्रिंग आ चुकी होगी, इसलिए प्लीज अपना ख्याल रखिएगा। तो जिन्वो कहता है हाँ आप भी अपना ख्याल रखिएगा। हुआंग एक स्माइल के साथ कहता है बेशक आप उसकी चिंता मत करिए।
इतना बोलकर वह वहाँ से चला जाता है, जबकि जिन्वो उसे पीछे से देखता हुआ कहता है प्लीज सुरक्षित रहिएगा। और फिर आसमान को देखते हुए अपने मन में कहता है तुम कहाँ पर हो हान सियोल, भाई को लवर याद आ रही है। खैर जिसके बाद काफी महीने बीत जाते हैं और वह हमें बताता है अंकल हुआंग स्प्रिंग के सीजन में ही वापस आने वाले थे, लेकिन अब तक गर्मी आ चुकी है, वह अभी तक वापस नहीं आए हैं। क्या मुझे उनकी चिंता होनी चाहिए? उन्होंने कभी भी अपने वादे को नहीं तोड़ा है अंकल हुआंग, नहीं उनके साथ जरूर कुछ गलत हुआ होगा। इसी के साथ वह अपने स्वर को लेता हुआ कहता है क्या मुझे उनको खोजने के लिए जाना चाहिए? इतना बोलते हुए वह अपने पावर को एक्टिवेट करता है और उस पावर के साथ एक खतरनाक अटैक करता है, जिसके इम्पैक्ट से उसके सामने खड़ी पूरी माउंटेन डिस्ट्रॉय हो जाती है। वह पावर इतना भयानक होता है कि उसके सामने पूरा आसमान साफ हो जाता है, यहाँ तक कि जहाँ पर उसके सामने देखना भी संभव नहीं था वहाँ पर पूरी जमीन समतल हो गई थी और पूरा जगह खुला हुआ दिख रहा था। जबकि जिन्वो उस ओर देखता हुआ ओपी पोज दे रहा था। सही महीने में वह उस जगह से जाने के लिए पूरी तरह तैयार होता है। जिसके बाद अगला सीन लांझाओ का होता है, जहाँ एक होटल में एक पर्सन घोड़े बेचकर सो रहा था। तभी वहाँ पर पूरे ब्लैक होडी में एक पर्सन आता है, जिसे देखो वो बंदा कहता है अरे यार क्या मुझे उस होतिये को बताना चाहिए कि यह जगह पूरी तरह बुक है। पर वो पर्सन उसके पास आकर बिना कुछ बोले बस उसके सामने अपने पास से कई सारे सोने के सिक्के को उसके सामने फेंकता है, जिसको देख वो उसे पालतू कुत्ते की तरह वेलकम करते हुए कहता है बहुत बढ़िया ह्यूनवॉल इन में आपका स्वागत है, मैं आपको हमारे सबसे अच्छे रूम में ले जाता हूँ, जहाँ बालकनी से आप व्हाइट ड्रैगन मर्चेंट ग्रुप के बेस के नजारे का मजा लेते हुए आप शानदार बात ले सकते हैं। जिसके थोड़ी देर बाद उसे उस कमरे में पहुंचा दिया जाता है। वो ब्लैक हुडी वाला पर्सन यानी कि जिन्वो कहता है मैंने इतने लंबे समय तक एक ही जगह पर इतना लंबा समय बिताने के बाद मैंने अपनी सारी डायरेक्शन की सेंस खो दी है। यह तो चमत्कार ही था जो मैं यहाँ लांझा में पहुंच गया। मुझे यहाँ तक आने में पूरे 10 दिन लग गए। यह निश्चित रूप से आसान नहीं था। मुझे बहुत पहले ही यहाँ पर आ जाना चाहिए था। अंकल हुआंग हमेशा मेरी साइड रहे हैं। जब हर कोई मेरे खिलाफ था तब भी मैं उनको कैसे ढूंढूं मुझे समझ नहीं आ रहा है। मुझे बस इतना पता है कि वो व्हाइट ड्रैगन मर्चेंट ग्रुप के लिए बॉडीगार्ड के काम करते थे। अंकल हुआंग प्लीज सुरक्षित रहिएगा। जिसके अगले सीन में हम उसे व्हाइट ड्रैगन मर्चेंट ग्रुप के रेसिडेंस के सामने देखते हैं, जहाँ पर उसे देख एक सोल्जर कह रहा था ओए तुम कौन हो और वहाँ पर खड़ा होकर क्या घूर रहे हो? तो जिन्वो उसके पास आकर कहता है ओह मुझे माफ करिएगा, मेरा नाम जिन्वो है, मैं क्वाक मुनजांग नामक एक बॉडीगार्ड को ढूंढ रहा हूँ। जिस पर वो बंदा कहता है क्वाक मुनजांग बॉडीगार्ड ग्रुप से? वह बच्चा, मुझे बताओ तुम उससे कैसे जानते हो? तो जिन्वो उसे बताते हुए कहता है मैं उसे पर्सनली नहीं जानता हूँ, मुझे बस अभी अभी पता चला है कि वह मेरे अंकल के करीबी है। जिससे सुन वो बंदा कहता है तुम्हारा अंकल? जिन्वो बताता है हाँ वो जो बॉडीगार्ड हुआंग है वो मेरे अंकल हैं। जिस पर वो बंदा कहता है क्या तुम हुआंग के नेफ्यू हो? मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, वह हमेशा अपने नेफ्यू के बारे में बात करता था, लेकिन अभी तुम्हारे यहाँ आना यह लाजमी है। हमने उसके बारे में 6 महीने से कुछ भी नहीं सुना है। इतना बताते हुए वो उसे एक जगह पर लाता है। तो जिन्वो कहता है मुझे सबसे पहले मुनजांग से मिलना है। जिस पर वो बंदा कहता है हुआंग ने मुन की अच्छी देखभाल किया है, पर वह बच्चा स्वाद में इतना अच्छा नहीं है, तो वो शायद इन दिनों यही कहीं पर काम कर रहा होगा। इतना बोलते हुए वो वहाँ से चला जाता है, जबकि जिन्वो वहीं पर वेट करता हुआ उसकी नजर कुछ लोगों पर जाती है। जिन्वो चुपचाप उसे देख रहा था। दूसरी तरफ एक पर्सन सभी को ट्रेनिंग दे रहा होता है। तभी वहाँ पर उसके पास वही सोल्जर आता हुआ उसके कान में कुछ कहता है, जिसे सुन वो बंदा हैरानी के साथ कहता है क्या हुआंग का नेफ्यू आया है? जिसके तुरंत बाद वह जिन्वो के पास जाता हुआ ग्रीट करते हुए कहता है मेरा नाम जिन श्योंग है, मैं यहाँ पर सभी बॉडीगार्ड को लीड करता हूँ। जिन्वो भी अपना नाम बताता है। वहीं वह सोल्जर जाते हुए कहता है चलो ठीक है आप दोनों बात करो, मैं चलता हूँ। जिन श्योंग कहता है मैंने सुना है कि आप हुआंग की तलाश कर रहे हो, मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि वह जल्द ही वापस आ जाएगा, आप चिंता मत करिए। जिस पर जिन्वो कहता है ठीक है, पर क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वह अभी कहाँ पर हो सकते हैं? वो बंदा गंभीर होते हुए कहता है मुझे बस इतना पता है कि वह साथ था तीसरे यंग मास्टर और यूनान के गार्ड के। वे सभी यूनान में हो रहे प्रॉब्लम को सॉल्व करने गए हुए थे। हुआंग भी उनके साथ मैडम टाइटा के रिक्वेस्ट पर ही गया था। जिन्वो जिसको सुन कहता है यह मैडम टाइटा अंकल हुआंग को क्यों भेजेगी इतने खतरनाक मिशन पर, और अभी तक उन्होंने कुछ भी नहीं किया, जबकि वे लापता है। तो भी
जिसे सुन वो बंदा कहता है, बेवकूफ, तुम जैसा सोच रहे हो मैडम टाइटे उस तरह के पर्सन नहीं है। इसके अलावा यह सिर्फ बॉडीगार्ड हुआंग नहीं है जो लापता हुआ है, तीसरा यंग मास्टर और उसके साथ कई गार्ड भी हैं जो बिना कोई निशान के गायब हो गए हैं। एक बार व्हाइट ड्रैगन मर्चेंट ग्रुप को पता चलने दो कि ये किसने किया है तो ये उन्हें तबाह कर देंगे, जिसके लिए मैडम टाइटे ने सबसे स्ट्रांग वॉरियरों को भी इकट्ठा करना शुरू कर दिया है यूनान में भेजने के लिए। मैं भी उनके साथ ज्वाइन होने के बारे में सोच रहा हूँ। व्हाइट ड्रैगन मर्चेंट ग्रुप स्वतंत्र रूप से अपने ट्रेड रूट को एस्टेब्लिश किया है बिना माइटी फिस्ट के साथ हाथ मिलाए जो यूनान के सबसे अधिक पावरफुल पर्सन है। लेकिन यंग मास्टर के साथ जो हुआ उसके बाद उन्हें आखिरकार माइटी फिस्ट से सहायता के लिए रिक्वेस्ट करना ही पड़ा। इसीलिए तुम चिंता मत करो, जितना जरूरी था मैंने तुम्हें सब बता दिया है। साथ ही मैं तुम्हें यह भी बता देता हूँ कि जब उन्होंने माइटी फिस्ट से रिक्वेस्ट किया था तो उन्होंने इसके बदले पर्याप्त मात्रा में सम्मान दिया, या फिर कह सकते हो कि रिश्वत दिया। इतना बोलने के बाद वह कहता है, अरे यार मैंने क्या बोल दिया, शायद मैं बूढ़ा हो गया हूँ। पर खैर तुम्हें पता होना चाहिए कि मैडम टाइटे उन्हें खोजने के लिए वह सब कुछ कर रही है जो वो कर सकती हैं। उसी समय वहाँ पर वह बच्चा मून भी आ जाता है, जिसको देख वो बंदा कहता है, देखो मून भी आ गया, तुम दोनों बातें करो, मुझे याद आया कि मुझे मैडम टाइटे को मिलने जाना था। तो जिन वो कहता है, हाँ क्यों नहीं, पर क्या मैं भी आपके साथ यूनान को जा सकता हूँ? मैं कोई भी काम करने के लिए तैयार हूँ अगर मैं वहाँ जा पाता हूँ तो। जिसको सुन वो बंदा कहता है, क्या तुम भी आना चाहते हो? वही मून उससे कह रहा था, आपने जो मुझे करने को कहा था मैंने उसे पूरा कर दिया। पर वो बंदा उस पर ना ध्यान देकर कहता है, ठीक है, अब जब कि तुम भी शॉट को चलाना जानते हो तो मैं एक अच्छा सा शब्द तुम्हारे लिए देखता हूँ। साथ ही वह सोच रहा था, मुझे यकीन है कि वह खुद को तो बचा ही सकता है। तभी जिन्बू से वो बच्चा कहता है, माफ करिएगा, मैं मून हूँ, क्या आप ही हैं जो मुझे ढूंढ रहे थे? इसी के साथ हमें बताया जाता है कि हर साल अनगिनत टैलेंट दुनिया के सामने आते हैं, पर उनमें से कुछ ही ऐसे टैलेंट होते हैं जिनके पास बादलों के ऊपर आकाश बनने की सबसे अधिक चांस होता है। उन्हें 7 स्मॉल स्काई कहते हैं। यह आदमी जो हमारे सामने खड़ा है वह 7 स्मॉल स्काई का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि जब अपने ब्रेन को यूज करने की बात आती है तो वह सबसे बेहतरीन में से एक है। वो ग्रेट डील ऑफ टैलेंट को पोजेस करता है, जबकि यह वुमेन इतनी पावरफुल है कि वह अपने दम पर दर्जनों स्ट्रांग आदमियों को हरा सकती है। यह दोनों ही मर्सनरी सेक्ट से बिलोंग करते हैं, जिसको की लीड करता है विश्व प्रसिद्ध मार्शल मास्टर यंग मूसियांग। वह आयरन सेक्ट का वाइस कैप्टन है। साथ ही वह सोच रहा था जब तक उन्हें सही दाम दिया जाता है तब तक कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा उसकी नजर कहीं और पर भी जा रही होती है, जिसको देख वह कहता है, यह तो एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल है। अरे यार। दूसरी तरफ ये बंदा एग्रीमेंट को देखते हुए कहता है, चलिए ठीक है, हमारे बीच डील कंप्लीट हुई। तो लीडर कहता है, मुझे यकीन है कि आप इस काम को जरूर पूरा कर लेंगे। जिससे सुन ये बंदा कहता है, आप बेफिक्र हो जाइए, हम कल सुबह ही यूनान के लिए निकल जाएंगे। मैडम टाइटे इसके लिए उसे शुक्रिया बोलती है, जबकि उधर वो दोनों डींगे हाँकते हुए कह रहा था, शुक्रिया, अब हम यंग मास्टर को सही सलामत घर वापस लाने के बाद ही बात करेंगे। मैडम टाइटे जिसको सुन कहती है, वैसे केवल आप दोनों ही तो नहीं होंगे, है ना? तो वो बंदा बताता है, बेशक नहीं, वाइस कैप्टन चाय और मैं, साथ ही हंटर ऑफ डेड सोल लिम जोन यूप, एरो ऑफ सेटिंग सुन डैम जिंग टोंग और स्वॉर्डमैन ऑफ द 7 स्किल सैन चैंग भी हमारे साथ जा रहा है। हम पांचों पहले यहाँ से निकलेंगे। हमारे कैप्टन और बाकी के मेंबर वे अभी एक और काम कर रहे हैं, वे हमें सिचुआन में यूनान के रास्ते में मिल जाएंगे, इसीलिए टेंशन मत लीजिए। मैडम टाइटे उसकी बातों को सुनने के बाद कहती है, चलो अब मुझे राहत मिली। ये सुनने के बाद वहीं जिनसोंग सोच रहा था, आयरन सेक्ट के हेल्प से तीसरे यंग मास्टर को ढूंढने की संभावना बहुत बढ़ जाएगी। उधर वो दोनों जाने के लिए तैयार होता है और फिर उसके वहां से चले जाने के बाद जिनसोंग कहता है, मैडम टाइटे और लीडर यून बॉडीगार्ड हुआंग जो तीसरे यंग मास्टर के साथ गायब हो गए हैं, उसका नेफ्यू आया है। वो कह रहा था कि क्या हम अपने साथ उसे भी यूनान ले जा सकते हैं। टाइटे जिसको सुन कहती है, बॉडीगार्ड हुआंग का नेफ्यू, बेशक, अगर तुम चाहो तो उसे ले जाओ। और कोई यार मुझे ये बताओ कि मैडम टाइटे को इतना पसीना क्यों आ रही है? चलो कमेंट में बता देना। अभी टॉपिक को देखते हैं। लीडर उसे संभालते हुए कहता है, माँ आपको आराम करना चाहिए, रुकिए मुझे मदद करने दीजिए। और फिर उसके अगले सीन में कोई चिल्ला रहा होता है, अब सियोन तुम क्यों जाओगी यूनान? तो सियोन कहती है, मुझे परवाह नहीं, तुम क्या कहते हो, मैंने अपना मन पहले ही बना लिया है। जिस पर वह पर्सन फिर से कहता है, नहीं तुम वहाँ पर नहीं जा रही हो, क्योंकि हमें अब तक यह भी पता नहीं चला है कि जयमुंग जिंदा है या फिर मर चुका है। जिसको सुन सियोन कहती है, ह्यू म्यू
मैंने गोंगडोंग सेक्ट से फाइटिंग सीखी है, मैं खुद को बचा सकती हूँ। जिस पर लीडर कहता है, सियोन तुम अपनी जान क्यों जोखिम में डालना चाहती हो? तो वो बंदी कहती है, क्योंकि हम फैमिली हैं। जिसके रिप्लाई में लीडर कुछ भी नहीं बोल पाता। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हम जिन्वो को देखते हैं जो कि यूनान के लिए निकल चुका था। वो कहता है, मुझे लग रहा है कि यह जर्नी काफी मुश्किल होने वाली है। हम देखते हैं उसके पीछे काफी सारे लोग होते हैं। तभी पीछे आ रहा मून उससे कहता है, क्या जिन्वो आपने रात में अच्छी नींद ली? मैं तो इतना नर्वस था कि मुझे पूरी रात नींद ही नहीं आई। इतना बोलते हुए वह जिन्वो की ओर देखते हुए सोचता है, क्या वो सच में मिस्टर हुआंग का नेफ्यू है? वो तो उनके तुलना में बेहद शांत है। इतना सोचते हुए वो दोबारा कहता है, सच तो यह है कि मैं पहले कभी भी इतने लार्ज स्केल वाले मिशन पर नहीं आया हूँ। मेरे फादर भी एक बॉडीगार्ड थे, लेकिन कुछ साल पहले ही इसी तरह के एक लार्ज स्केल वाले मिशन पर उनका निधन हो गया। शायद इसीलिए मैं इतना घबराया हुआ हूँ। मिस्टर हुआंग ने कहा था कि निश्चित रूप से मैं अपने इस स्किल के साथ मिशन में मारा जा सकता हूँ। इसीलिए उन्होंने मुझे माइंड कंट्रोल टेक्निक सिखाया जिसका मैं यूज कर सकूं। पर कभी भी वो मुझे ट्रेनिंग में आलस्य बरतने के लिए परेशान करना नहीं छोड़ा। तो जिन्वो कहता है, क्या अंकल हुआंग ने तुम्हें सिखाया है? आखिर किस तरह की है वो माइंड टेक्निक? जिसे सुन मून बताता है, उसे 3 सर्कल टेक्निक कहा जाता है। उन्होंने कहा था कि जब तक मैं पेशेंस रखता हूं और इस टेक्निक को पूरी तरह मास्टर कर लेता हूं तो यह मुझे एक दिन मार्शल मास्टर बनने की राह पे ले जाएगी। बाकी सभी ने मुझे हार मानने को कहा क्योंकि मैं सीखने में धीमा हूं और मेरे पास कोई भी टैलेंट नहीं है। लेकिन मिस्टर हुआंग ने मुझे ट्रेनिंग करने में मदद की और मेरी देखभाल भी की। उन्होंने जो मेरे लिए किया उनके लिए मैं वास्तव में उनका एहसानमंद हूँ। यही कारण है कि मैं इतनी मुश्किल ट्रेनिंग ले रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो ठीक होंगे। जिस पर जिन्वो बिना कुछ बोले उसकी ओर देख रहा था। पर थोड़ी ही देर बाद वो स्माइल करता हुआ कहता है, मून अगर कुछ भी होता है तो बस मेरे साथ रहना। तो मून कहता है, क्या सच में? ठीक है। साथ ही वो सोच रहा था, मैं देख सकता हूँ उसके स्वॉर्ड को, क्या उसने भी फाइटिंग के किसी टेक्निक को मास्टर की हुई है? लेकिन अगर कुछ भी होता है तो क्या मुझे उसके बजाय केवल आयरन सेक्ट पर भरोसा नहीं करना चाहिए? इधर ये लड़की जंगली को अपने पीछे कुछ इशारा करती है तो वो बंदा कहता है, क्या तुम्हें अब उस पर भी शक हो रहा है? यह क्लियर है कि वो आदमी वहाँ पर वापस आ गया है, पर वो बस एक एवरेज बॉडीगार्ड है। उसके अंदर से अजीब सी एनर्जी आ रही है, इसीलिए इसका पता लगाना मुश्किल है। जिसको सुन ये बंदी अपने पीछे देखती है, जबकि जिन्वो अपनी जगह पर बैठा हुआ सोच रहा था, अब आगे मुझे अपनी लाइफ कैसे गुजारनी चाहिए। अब तक मेरा पूरा ध्यान फाइटिंग टेक्निक को मास्टर करने में थी। इस समय पर मेरे पास बस एक ही प्लान है, अंकल हुआंग और हान सियोल को ढूंढना। पर अगर मैं एक बार उन्हें ढूंढ लेता हूँ तो तब मैं क्या करूँगा? क्या मुझे नॉर्थर्न हेवनली सेक्ट का हेवनली एलायंस से बदला लेना चाहिए, या फिर मुझे अपनी लाइफ इसी तरह गुजारनी चाहिए जैसे कि मेरा कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है? मुझे यकीन है कि मेरे फादर भी यही चाहेंगे कि मैं अपना गुस्सा छोड़ दूं और आजादी से जीऊं। लेकिन क्या मैं सचमुच में ऐसा कर पाऊंगा? फादर, मैं सचमुच में नहीं जान पा रहा हूं कि मुझे आगे क्या करना चाहिए। उसी समय कोई चिल्लाते हुए कहता है, रुक जाओ, युआन तक नाव लगभग 2 घंटों में पहुंच जाएगी। तब तक हम 2 टीमों में बंटकर बारी बारी से पहरा देंगे। पहला टीम खाना खाएगा जबकि दूसरा टीम गाड़ियों का देखभाल करेगा। एक बार पहली टीम वापस आ जाएगी तो दूसरी टीम जा सकती है। इस ऑर्डर को सुन सभी कहते हैं, यस सर। जिसके बाद हम एक इन को देखते हैं जहां पर एक छोटी लड़की जिन्वो और मून का वेलकम करते हुए पूछ रही थी, आप क्या खाना पसंद करेंगे सर? तो जिन्वो कहता है, हम नॉर्मल खाना ही खाएंगे जिससे कि बस हमारा भूख मिट जाए। जिस पर वो लड़की कहती है, हमने कल ही बढ़िया ताजा मांस की सप्लाई को रिसीव किया है, इसीलिए मैं आपको स्टर फ्राइड पोर्क को रिकमेंड करना चाहूंगी। इसी के बाद वो वहाँ से जाते हुए कहती है, बस आप थोड़ी देर इंतजार करिए, मैं वापस आती हूँ। इधर मून को तो उसे देख हालत ही खराब होती है। जिसको देख जिन्वो कहता है, क्या तुम्हें वो पसंद है? बेचारा मून घबराते हुए कहता है, अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही। सेम टाइम पर हम इन सभी को भी देखते हैं जो उस इन में आते हुए कह रहे होते हैं, धत्तेरी की मैं भूख से मरा जा रहा हूँ। उतने में ही वह छोटी लड़की भी जिन्वो और मून के लिए फ्राइड पोर्क को लेकर आ गई थी और उसे देते हुए कहती है, सर आपका खाना रेडी है। यह हमारे नमहाई इनकी सबसे अधिक फेमस फ्राइड पोर्क है। मून को तो उस खाने को देख मुंह में पानी आ रहा होता है। वही उसके पीछे से टकला कहता है, हमें भी मीट और अल्कोहल देना। वह छोटी लड़की मून को इस तरह देख कहती है, मेरा नाम सारयोंग है, तुम्हारा क्या नाम है? मून जिसको सुन हकलाते हुए कहता है, हाँ मेरा नाम मून है। तो वो छोटी लड़की काफी खुश होते हुए कहती है, ओह तो तुम एक बॉडीगार्ड हो, यह कितनी अमेजिंग है। अगर किसी दिन मुझे प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ती है तो क्या मैं तुम्हारे व्हाइट ड्रैगन मर्चेंट ग्रुप के हेडक्वार्टर में आ सकती हूँ? जिस पर मून कहता है, हाँ क्यों नहीं, तुम बिल्कुल आ सकती हो। तो छोटी लड़की कहती है, ठीक है तो यह एक वादा रहा। मून कहता है,
बिल्कुल, जब भी तुम चाहो आ सकती हो और किसी से भी मून के बारे में पूछ लेना। इधर जिनवू बीच में बैठा हुआ उन दोनों की बातों को सुन पूरा मजा ले रहा होता है। उसी समय वहाँ पर कोई और भी आता है तो वह छोटी लड़की वहाँ से जाते हुए कहती है, बस 1 मिनट रुक जाइए सर, और उन सभी के पास जाकर उनको वेलकम करती है। वे सारे बंदे अंदर आते हुए उन सभी का ध्यान जिनवू और मून पर जाती है, जिसको देख जोंगली कहता है, ये तो गोंगडोंग सेक्ट के वॉरियर लग रहे हैं। वह यंग मैन जरूर हाई रैंक वाला पर्सन होगा। जहाँ तक मुझे पता है गोंगडोंग सेक्ट अपने डिसेबल को तब तक बाहर नहीं जाने देता जब तक कि उनका स्किल सर्टन लेवल पर नहीं पहुँच जाती या फिर वो खुद को रिमार्केबल नहीं साबित कर देता। इधर जिनवू मून से कह रहा था, क्या तुम्हें उस लड़के से जलन हो रही है? तो मून बताता है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं एक बॉडीगार्ड हूँ। मेरे फादर हमेशा कहा करते थे कि जिंदगी गुजारने के लिए भले ही हमें दूसरों के लिए काम करना पड़ रहा हो, पर हमें गर्व होना चाहिए कि हम लोगों के जीवन और उनकी कीमती सामानों की रक्षा कर सकते हैं। वह चाहते थे कि मैं यह याद रखूं, लोग अपनी सुरक्षा के लिए हम पर निर्भर हैं। उनका मानना था कि इससे अधिक खुददारी का काम कोई भी नहीं है जिसे एक आदमी अपना सके। हम अपना जीवन गुजारने के लिए ना ही पैसे वसूलते हैं और ना ही गलत तरीके से पैसे कमाते हैं। जिनवू उसकी बातों को सुन कहता है, ऐसा लगता है कि तुम्हारे फादर एक महान व्यक्ति थे। वो दोनों इसी तरह बात कर ही रहे होते हैं कि तभी एक कबूतर चिल्लाते हुए कहता है, यह किसने बनाया है? जल्दी उसे यहाँ पर बुलाओ। कहाँ पर है वो? क्या तुमने मेरी बात सुनी या नहीं? उसकी इतनी जोरदार आवाज को सुन छोटी लड़की अपने फादर के साथ बाहर आते हुए उसका फादर कहता है, अरे यार क्या हो गया? पर जब वो सामने देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं और उसके कुछ सोचने से पहले ही वो बंदा उसके मुंह पर खाने को दे मारता है, जिसको देख छोटी लड़की घबराती हुई अपने फादर की ओर भागती है। वहीं ये कबूतर कह रहा था, तो यह तुम हो टाइपियोंग। तुम्हारे द्वारा बनाए गए खाने के कारण सेलगोंग वो टैलेंट जिसे मास्टर ने खुद चुना है और गोंगडोंग सेक्ट का जो भविष्य होने वाला है उसका दांत टूट गया है। क्या यही गोंगडोंग सेक्ट से बाहर निकाले जाने का तुम्हारा बदला है? मुझे पहले से ही पता होना चाहिए था कि यह तुम ही हो सकते हो टाइपियोंग, तुम हरामी। इधर ये गोंगडोंग सेक्ट का भविष्य सेलगोंग पता नहीं नाटक कर रहा है या सच में उसका दांत टूट गया है। वो कहता है, हाय डे मेरी दांत। ओह मम्मी। उसे इस तरह देख कबूतर कहता है, चलो बताओ अब तुम इसका जिम्मेदारी किस तरह लेने वाले हो? तो टाइपियोंग कहता है, मोटाई तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? अब मेरा गोंगडोंग सेक्ट से कोई भी लेना देना नहीं है। जिस पर कबूतर यानी कि मोटाई कहता है, क्या तुम इस चीज को टालने की कोशिश कर रहे हो? जिससे सुन टाइपियोंग कहता है, यह हो ही नहीं सकता है। मैंने खाना बनाने से पहले सभी चीजों को कई बार चेक किया था। म्यूट, क्या तुम उस दिन के कारण यह सब कर रहे हो? कबूतर जिसके रिप्लाई में कुछ भी नहीं कहता और अपने मन में सोचता है, 15 साल पहले गोंगडोंग सेक्ट के द्वारा हर 3 साल में फ्रेंडली कंपटीशन करवाया जाता था और तुम मुझे हमेशा हरा देते थे। तब मुझे एहसास हुआ जब तक तुम वहाँ पर रहोगे तब तक हॉनरेबल टाइटल ऑफ गोंगडोंग प्रोडिजी मुझसे दूर रहेगी और मैं हमेशा दूसरे प्लेस पर ही रहूंगा। इस चीज को मैं कभी भी पचा नहीं पाया, पर मेरे उस अपमानजनक हार के बाद ही तुम शर्मनाक घटने में शामिल पाए गए, जिसके परिणाम स्वरूप तुम्हारा फाइटिंग टेक्निक छीन ली गई और गोंगडोंग सेक्ट से बाहर निकाल दिया गया। लेकिन मेरा गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ है। उस दिन जो मुझे अपमान झेलना पड़ा उसके चलते। उसी समय टाइपियोंग कहता है, मैं जानता हूँ कि उस समय पर तुम्हारे गौरव को ठेस पहुंचा था, पर मेरी तो फाइटिंग स्किल ही छीन ली गई उस झूठे इल्जाम के कारण। क्या तुम्हें इन सभी के बावजूद भी ये सभी चीजों को इतनी दूर ले जाना चाहिए? इतना बोलते हुए वह गोंगडोंग सेक्ट के भविष्य सेलगोंग से कहता है, क्या सच में तुम्हारा दांत मेरे खाने के कारण ही टूटा है? तो वो बंदा कहता है, क्या तुम मुझे झूठा कह रहे हो? क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि यह अभी तुरंत टूटा है? वहीं उसे संभालते हुए एक बंदा कह रहा था, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि आपका दांत टूट गया है। क्या आप ठीक हैं सेलगोंग? हम बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे अगर मास्टर को इसके बारे में पता चलता है तो। इसी के साथ वो उस टाइम को याद करता है जब इस बंदे का दांत असलियत में टूटा होता है, जहाँ पर इसने पूछा था, सेलगोंग तुम्हारे ये आगे के दांतों के साथ क्या हुआ है? तो सेलगोंग बताता है, ओह ये तो मैं कुछ समय पहले ट्रेनिंग कर रहा था तो मैं फिसलकर एक पत्थर से टकरा गया, जिसके कारण ये टूट गया है। इसी के साथ अभी आते हैं प्रेजेंट में, जहाँ पर टाइपियोंग कह रहा था, गोंगडोंग सेक्ट का भविष्य। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मास्टर टाई के प्रोडिजी बिना किसी हेजिटेशन के इस तरह झूठ बोल सकते हैं। जिसको सुन कबूतर कहता है, बस बहुत हो गया, अब मैं तुम्हारे एरोगेंस को और बर्दाश्त नहीं करूंगा। इतना बोलते हुए वो उस पर अटैक कर देता है, जिससे कि वह काफी दूर जाकर गिरता है और काफी ही ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। छोटी लड़की अपने फादर को संभालते हुए कहती है, तुम सभी ये क्या कर रहे हो? मेरे फादर को चोट पहुंचाना बंद करो। वहीं कुछ बंदे कह रहे होते हैं, धत्तेरी की मेरी तो भूख ही मिट
गई तो दूसरा पर्सन कहता है हम यहाँ पर बस पैसों के लिए हैं, इसीलिए शांत होकर बैठे रहो। दूसरी तरफ कबूतर दोबारा टैपियों की ओर बढ़ रहा होता है तो उसे रोकते हुए छोटी लड़की कहती है तुम झूठ बोलना बंद करो, मैंने खुद अपने फादर को सभी चीजों की तैयारी करने में मदद की थी। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि उनके खाने में कोई पत्थर हो। मेरे फादर हमेशा सभी चीजों को अच्छी तरह जांच करते हैं, तुम उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? जिसे सुन कबूतर उसे जोरदार झपाटे मारते हुए कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऑनरेबल वॉरियरों पर अपने गंदे हाथों को रखने की? उसे ऐसा करता हुआ देख चाय काफी भड़क जाती है और उसे रोकने के लिए जाने ही वाली होती है, लेकिन तभी उसे जोंगली रोकते हुए कहता है अपने आपे को रोको, गोंगडोंग सेक्ट 9 ग्रेट सेक्ट है, अगर हम उनके अगेंस्ट जाकर कुछ भी करते हैं तो आयरन सेक्ट के लिए चीजें मुश्किल हो जाएगी। पर तभी उन सभी को एक आवाज सुनाई देती है जो कि कह रहा था तुम अभी जो भी कर रहे हो यह सही नहीं है। हम देखते हैं कबूतर के सामने मून आकर खड़ा हो गया था। उसे इस तरह अपने सामने देख कबूतर कहता है अब तुम कौन हो? जिस पर मून बताता है मैं एक बॉडीगार्ड हूँ। तो कबूतर कहता है एक बॉडीगार्ड? अगर तुम व्हाइट ड्रैगन मर्चेंट ग्रुप से हो तो तुम्हें गोंगडोंग सेक्ट और व्हाइट ड्रैगन मर्चेंट ग्रुप के बीच रिलेशन के बारे में पता ही होगा, फिर भी तुम इंटरफेयर करने की हिम्मत कर रहे हो। जबकि नीचे पड़ी हुई वह छोटी लड़की मून को कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी, पता नहीं हेल्प मांग रही है या फिर उसे जाने को बोल रही थी, मुझे समझ नहीं आया, तो रहने देते हैं, शायद उसे जाने के लिए ही बोल रही होगी। पर हमारा हीरो मून अपने अटैकिंग पोज में आते हुए कहता है क्या तुम इसे एक बार जाने नहीं दे सकते? साथ ही वह काफी घबराया हुआ होता है। उसे इस तरह हिम्मत को दिखाता देख कबूतर जोरों जोरों से हंसते हुए कहता है अरे बाप रे, जरा इसे तो देखो, ऐसा लग रहा है जैसे कोई नाइट गोल्डन आर्मर में पूरी दुनिया को बचाने निकला है। बच्चे तुमने तो हमें खलनायक बना दिया, पर तुम बस एक वॉरियर का नाटक करने वाले छोटे से बॉडीगार्ड हो, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। जब तुम अपने जीवन को गुजारने के लिए भी दूसरों के सम्मान को ढोते हो तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गोंगडोंग सेक्ट के मैटर में इंटरफेयर करने की? जिसके रिप्लाई में मून कहता है यह सच नहीं है, हम भले ही बॉडीगार्ड हैं पर इतने भी नीचे नहीं आते हैं कि तुम हमें कचरे के सम्मान समझो। ये सब वो अपनी मुट्ठी को बंद करके बोल रहा होता है। जिसे देख कबूतर काफी गुस्से में अपने स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए कहता है तुम हरामी, तुम्हारी ये बकवास बहुत हो गई। तुम्हें अपने काम से काम रखने के बजाय हमारे काम में जो इंटरफेयर किया है उसके लिए तुम्हें भारी कीमत चुकानी होगी। तुम्हें अपनी जगह पता होना चाहिए था, लेकिन मैं तुम पर दया दिखाऊंगा और बस उस हाथ को ले लूंगा जिससे कि तुमने मुझे डिसरिस्पेक्ट दिखाई है। जिन वो उसे इस तरह मून के साथ करता हुआ देख अपनी जगह से उठते हुए कहता है धत्तेरी की क्या ही बवासीर है। वहीं पीछे बैठा जोंगली उससे कहता है इसमें शामिल होना मूर्खता होगी, मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि इसे नजरअंदाज कर दो। वह बच्चा अपने बचपना के कारण ही लड़ने का कीमत चुका रहा है, बस उसके शरीर और प्राइड को थोड़ा सा हानि पहुंचेगा पर उसकी जान को कोई खतरा नहीं होगा, इसलिए शांत होकर बैठ जाओ। तो जिन्बो कहता है बस थोड़ा सा हानि? एक वॉरियर जो दूसरों के लिए लड़ता है अगर वो अपना हाथ खो देगा तो यह बस उसके लिए थोड़ी सी हानि होगी? नहीं, यह उसके लिए एक बड़ी कीमत होगी। और रही बात प्राइड की तो तुम उसके बारे में बात ही मत करो। तुम्हें कोई भी आइडिया नहीं है कि उसके लिए अभी अकेला होना कितना डिफिकल्ट है जब वो अपने विश्वास को बनाए हुए खुद से लड़ रहा हो। तो जिस पर जोंगली कहता है तुम्हें दूर की सोचनी चाहिए, गोंगडोंग सेक्ट के अगेंस्ट इसके लिए जाना बस एक बेवकूफी से भरा कारण है। तो जिन्बो अपने कदम को आगे बढ़ाते हुए कहता है हर एक पर्सन तुम्हारी जैसा नहीं सोचता। इतना बोलने के बाद ही हम देखते हैं वो अपनी जगह से एकदम से ही गायब हो जाता है और कबूतर के स्वाद को मून तक पहुंचने से पहले ही उसे रोकते हुए कहता है ओए कबूतर की झांट, क्या बच्चों के साथ ही खेलोगे?